हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है विज्ञान के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उन्हें 2021 बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है और कोई भी प्रश्न उनसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे हम आपको। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है? तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। तो 78% भाग नाइट्रोजन गैस है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है? तो लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्वच्छ जल होता है वो उदासीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई के पौधे में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7
7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तित कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है पवन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो जो यहाँ पे पेट्रोलियम है, ये क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी लेंस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, तो ये आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला का सबसे बेकार किस्म कौन सा होता है, तो पीट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल के नियम भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र इसमें से कौन सा है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो जो मानव का नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, डी ऑप्शन है प्रकाश का मुड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप्स का, यहाँ पे सी ऑप्शन है वाष्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत
भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी के कारण से, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है पेट्रोल का, सी ऑप्शन है मीथेन का, डी ऑप्शन है डीजल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है, तो दूध से दही बनना यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण से के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज, बी ऑप्शन है ए मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ए ऑप्शन है 50 HZ, बी ऑप्शन है 60 HZ, सी ऑप्शन है 100 HZ, डी ऑप्शन है 80 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 HZ होती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या
होता है, तो हर्ट्ज होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। ए ऑप्शन है निर्वात रहता है, बी ऑप्शन है वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, तो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, डी ऑप्शन है चालकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है, तो SO2 के कारण यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है इसका पीएच मान, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ए ऑप्शन है तांबे के तार का, बी ऑप्शन है लोहे के तार का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम के तार का, डी ऑप्शन है टंगस्टन के तार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन के तार का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है तापीय वियोजन, बी ऑप्शन है उष्मीय वियोजन, सी ऑप्शन है आणविक वियोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है मैनोमीटर, सी ऑप्शन है स्फाइग्नोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन है पश्चिमाभि, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है नेत्र लेंस, डी ऑप्शन है रेटिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का आयु
IUPAC नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ए ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पुरुषों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है जानवरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसरण तंत्र यहाँ पे कॉकरोच में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है गैंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर और अंतिम प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ए ऑप्शन है वाटसन ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है जॉनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी, तो जॉनसन ने किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, और ये था वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम यहाँ पे 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और 400 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं अब होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।